अध्याय 316। हल्के मन से मूली खाओ। आप अभी भी यह कहने का साहस करते हैं। जब भी यह मामला सामने आया, लू सियुआन क्रोधित हो गया। उसकी आवाज अनायास ही ऊंची हो गई। मैं आपके इंतजार में बहुत चिंतित था, और आप खरीदारी करने गए थे। क्या आप और अधिक खरीदने से पहले कुछ कहने के लिए वापस नहीं आ सकते थे? उद्धरण चिन्ह। उसने ऐसा चिंताग्रस्त बच्चा कभी नहीं देखा था। शेन मियामियान ने उसके सुन्न कानों की ओर ध्यान दिलाया। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? तुम्हारे चिल्लाने से मेरे कान बहरे होने वाले हैं। छोटी बच्ची। उसकी सारी ऊर्जा उसके सिर पर चली गई है। हो, अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो तुम्हें पाठ याद नहीं रहेगा। लू सियुआन की आवाज और भी तेज हो गई। एक बार और मुझ पर चिल्लाने की कोशिश करो, शेन मियामियान ने अपने गुस्से से भड़कते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें उसकी आंखों से ज्यादा चौड़ी थीं। उसकी आवाज से ज्यादा तेज थी, जैसे कि वह कोई उलझा हुआ मुर्गा हो। उसके चिल्लाने से लू सियुआन बेवजह थोड़ा शांत हो गया। उसका रवैया तुरंत नर्म हो गया। वह ऑक्सकार्ट पर कूद गया और धीरे से बुदबुदाया। स्पष्ट रूप से उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हें लगता है कि ऊंचे स्वर से बोलने से तुम सही हो जाते हो? इतना उग्र। भविष्य में तुमसे शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। अपनी नमकीन मूली पर ध्यान दो और दूसरों की चिंता करना बंद करो। शेन मियामियान ने उसे घूर कर देखा, और लड़के उस चिल्लाने से वास्तव में काम हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर किसी को दूसरों पर चिल्लाना पसंद था। निवारक प्रभाव वास्तव में मजबूत था। मैं तुम्हें 1 इंच देता हूँ, और तुम 1 मील लेते हो। वह अपने शब्दों के बीच में ही रुक गया। अचानक रुक गया और शेन मियामियान के कान पर चिपकने वाली पट्टी को घूरते हुए पूछा, ये किस बारे में है? उद्धरण चिन्ह। वह कुछ समय के लिए ही बाहर गई थी। उसे पहले ही कैसे चोट लग गई थी? ये कुछ भी नहीं है। शेन मियामियान की निगाहें चमक उठीं और उसने बातें बनाना शुरू कर दिया। जब मैं सामान खरीद रही थी तो मुझे थोड़ी खरोंच लग गई। वह गर्म स्वभाव का था, और अगर उसे पता होता कि वांग इरफेग ही वह व्यक्ति है जिसने उसे मारा है, तो वह निश्चित रूप से कल परेशानी शुरू कर देगा। वह इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहती थी। लू सियुआन को जरा सा भी संदेह नहीं था, लेकिन उसने देखा कि शेन मियामियान ने अपने बालों की टाई भी बदल ली थी। ये जानते हुए कि वह अपने साथ पैसे नहीं लाई थी, इस बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये जरूर हे नान ही था जिसने उसे ये पैसे दिए थे। वह उस पर अपनी उंगली ठीक से नहीं रख सका, लेकिन उसे उदासी का एहसास हुआ। जब हे नान कार में लौटा, तो रुआन यियांग यात्री सीट पर लेटा हुआ सो रहा था। शोर सुनकर उसने आंखें खोलीं और बगल में देखा। यह देखकर कि हे नान वापस आ गया है, वह तुरंत सीधा बैठ गया और दिलचस्पी से पूछने लगा, क्या आपने सब कुछ सुलझा लिया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, हे नान ने भावहीन ढंग से जवाब दिया। जाहिर तौर पर वह इस विषय पर गहराई से विचार नहीं करना चाहता था। हालांकि रुआन यियांग का इसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उस युवा लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह। एक दोस्त, हे नान ने कहा। एक मित्र? उद्धरण चिन्ह। रुआन यियांग ने अपने शब्दों में जोर दिया। वह लड़की बहुत बूढ़ी नहीं थी। हे नान ने उसे एक बहन के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में पेश किया, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। नान, तुम कब से दोस्त बनाती हो? यहाँ तक कि नाबालिगों से भी? उद्धरण चिन्ह। हे नान ने उस पर एक नज़र डाली। आप लिचेंग आए और तुरंत गपशप की खोज शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह। रुआन यियांग ने उसकी नाक को छुआ। मैं हिम्मत नहीं करूँगा, उन्होंने अफसोस की भावना के साथ कहा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब आप भर्ती हुए थे।
मुझे पता था कि आपने हमेशा अपने देश की सेवा करने का सपना देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अचानक छुट्टी ले लेंगे और वापस आ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब पुराने मास्टर को पता चला तो वह कितने क्रोधित थे? उद्धरण चिन्ह। वह दृश्य याद करके वह अब भी डर जाता था। वह पहली बार था जब उसने किसी बुजुर्ग को इतना क्रोधित होते देखा था। हे नान हमेशा उत्कृष्ट रहे थे और हे परिवार का गौरव थे। उनका नामांकन उनकी अपनी पसंद थी, साथ ही परिवार का सम्मान भी था। उन्होंने निराश नहीं किया, कई बार शीर्ष सम्मान अर्जित किया। यदि वह आगे बढ़ता तो उसका भविष्य असीमित होता। जब हर कोई उम्मीद और गर्व से भर गया तो उन्होंने दृढ़ता से निर्वहन करने का फैसला किया। ये सभी के लिए अप्रत्याशित था। बूढ़ा ही मास्टर क्रोधित हो गया और उसने उसे परिवार के घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। वह नान ऐसे गायब हो गया मानो मानव संसार से वाष्पित हो रहा हो, 1 या 2 साल के लिए गायब हो गया हो। बूढ़े स्वामी का स्वभाव जिद्दी था और वह पूरे 2 वर्ष तक उसकी कोई खबर न लेते हुए सहन करता रहा। अप्रत्याशित रूप से कई वर्षों के बाद जब उन्होंने हे नान अध्याय 317 तो वह पहले ही व्यवसाय में लग चुका था। रुआन यांग के शब्दों के सामने हे नान के चेहरे पर अभिव्यक्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा। उसका व्यवहार इतना उदासीन था मानो वह किसी और की कहानी सुन रहा हो। नान, क्या तुमने सच में सेना छोड़ने के बाद व्यवसाय में जाने का फैसला किया है? रुआन यांग को अभी भी अंदर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता था। कभी कभी तो ये भी आश्चर्य होता था कि क्या ये नान वास्तव में गुप्त था। ब्रांड नाम के लिए लेन्यू के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने नान ने उत्तर नहीं दिया लेकिन बदले में एक प्रश्न पूछा। अचानक रुआन यांग समझ गया कि उसका क्या मतलब है और उसने असहाय होकर आह भरी। हालांकि बूढ़ा आदमी मौखिक रूप से आपको अस्वीकार करता है, लेकिन जब भी कोई आपका जिक्र करता है तो वह हमेशा छिपकर बातें करता है। जाहिर तौर पर वह अभी भी आपकी परवाह करता है। उसे देखने के लिए अक्सर बीजिंग जाने के लिए कुछ समय निकालें। मैंने सुना है कि उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। दरअसल भले ही उन्होंने ये भी सोचा कि हे नान का व्यवसाय में जाना अफसोस की बात है, लेकिन उन्हें लगा कि यह इतना बुरा विचार नहीं हो सकता है। उनके पास एक साथ आने के अधिक मौके होंगे और उन्हें हे नान के किसी भी खतरे का सामना करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। स्वर्ग जानता है, जब हे नान अभी अभी भर्ती हुआ था तो उसने कई बार उसके खून से लथपथ वापस आने का सपना देखा था। हर बार वह ठंडे पसीने में दुस्वप्न से जाग जाता था। यदि हे नान की छुट्टी नहीं होती तो उन दोनों को इत्मीनान से बैठकर बातचीत करने का मौका कब मिलता? उल्लेख नहीं है उसे लिचेन के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए ले जाना। वह बिना किसी बड़ी समस्या के 10 या 8 साल और जीवित रह सकता है। रुआन यांग के शब्दों में अतिशयोक्ति को भेदते हुए हे नान ने थोड़ी सी भौं उठाई। रुआन यांग उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दरअसल हे नान की नज़रों से कुछ भी नहीं बच सका। उसने मन ही मन आह भरी। बूढ़ा आदमी, मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि यह आदमी बहुत तेज है। जब शेन मियामियान और लू सियुआन लू परिवार में लौटे तो जियाओकुई ने पहले ही दोपहर का भोजन तैयार कर लिया था और दोनों इतने भूखे थे कि बैठते ही उन्होंने दिल खोलकर खाना खाया। भरपेट खाना खाने के बाद वह तुरंत नए कपड़े और जूते पहन लेती थी। उसने मूल रूप से पुराने कपड़ों को फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन दादाजी लू इसे बर्बाद नहीं कर सके और उन्हें गाओ चांगचुन के लिए जूते के तलवे बनाने के लिए रखने का सुझाव दिया। काले स्ट्रेट लेग पैंट के साथ हल्के नीले रंग का टॉप पहने हुए
उसने जानबूझकर टॉप को कमर में थोड़ा सा छिपा लिया, जिससे साधारण पोशाक फैशनेबल लग रही थी। ताज़ा, बहुत धूपदार। जियाओकुई बर्तन और चॉपस्टिक धोने के बाद बाहर आए और उसने शेन मियामियान को इस तरह देखा और इतना आश्चर्यचकित हुई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मिया, क्या वह सचमुच तुम हो? उद्धरण चिन्ह। कपड़े साधारण थे, उनकी शैली में कुछ खास नहीं था। उसने दूसरों को भी इन्हें पहने हुए देखा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वे इतने अच्छे दिखेंगे। वह नहीं जानती थी कि क्या यह वह व्यक्ति था जिसने कपड़ों को जीवंत बनाया था, या क्या कपड़ों ने उस व्यक्ति को और अधिक सुंदर बना दिया था। शेन मियामियान पहले से ही आकर्षक थी, लेकिन इस तरह से तैयार होकर वह बिल्कुल एक छोटी परी की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि टीवी शो में परियां और सुंदरियां भी शेन मियामियान जितनी अच्छी दिखने वाली नहीं थीं। जियाओकुई स्वयं एक युवा लड़की बिल्कुल चकित थी। जियाओकुई की अतिरंजित अभिव्यक्ति से प्रसन्न होकर शेन मियामियान ने हंसते हुए कहा, क्या यह इतना अतिरंजित है? मैंने बस कुछ फेंक दिया। 21वीं सदी में इस तरह की पोशाक बहुत आम थी, जिसे वह हमेशा पसंद करती थी, लेकिन कभी पहनने का मौका नहीं मिला। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे पहनने से दूसरों को भी इतनी प्रशंसा मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अंदर से कितनी परिपक्व थी। अच्छे दिखने के लिए प्रशंसा पाने से उसे वास्तव में खुशी हुई। लू सियुआन काफी देर तक उसे घूरता रहा, जब तक कि शेन मियामियान ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे अपनी हैरानी से बाहर निकाला और अजीब तरीके से कहा, अब तुम एक युवा महिला की तरह दिखती हो। भले ही उसने कपड़े नहीं चुने, फिर भी उन्होंने एक साथ खरीदारी की, इसलिए उसे लगा कि किसी तरह से शेन मियामियान के परिवर्तन का कुछ न कुछ कारण है। जियाओकुई की ओर मुड़ने से पहले शेन मियामियान ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और थोड़ा ईर्ष्या से कहा, काश मैं भी तुम्हारे जितना लंबा होता। अध्याय 318। चालाक छोटी लोमड़ी शेन मियामियान हाल ही में काफी बड़ी हो गई थी, शायद 5 फीट 1 तक पहुंच गई थी। हालांकि पहले से अधिक लंबी थी, लेकिन यह ऊंचाई उसके लिए संतोषजनक नहीं थी। जियाओकुई लगभग 5 फीट 3 इंच का था। उस ऊंचाई तक पहुंचने का तो जिक्र ही नहीं। अगर शेन मियामियान सिर्फ 5 फीट तक बढ़ सके, तो वह संतुष्ट होगी। चिंता मत करो, तुम अभी भी बढ़ रहे हो। जियाओकुई ने उसे सांत्वना देने के लिए एक उदाहरण ढूंढा। मेरी चचेरी बहन आपकी ऊंचाई के बराबर थी, लेकिन 17 साल की उम्र के आसपास वह अचानक बढ़ गई, और अब वह मुझसे भी लंबी हो गई है। वास्तव में यह उत्साहपूर्ण बातचीत शेन मियामियान के लिए काफी प्रभावी लग रही थी, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। उसकी ऊंचाई वास्तव में अभी भी बढ़ रही थी, और यदि वह वैसे ही खाना खाती रही, तो वह वास्तव में 5 फीट तक पहुंच सकती थी। हालांकि 5 फुट की ऊंचाई विशेष रूप से नहीं थी, लेकिन उसके पिछले जीवन की ऊंचाई की तुलना में यह असीम रूप से बेहतर थी। इस समय शेन मियामियान कभी कभी अपनी ऊंचाई को लेकर परेशान हो जाती थी। इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वह बाद में एक देवी जैसी कद की हो जाएगी। नए कपड़े पहनने के बाद उसके नाटकीय परिवर्तन को देखकर लू सियुआन ने सोचा कि वह पीछे नहीं रह सकता और उत्साह से अपना कपड़ा गाओ चांगचुन के स्थान पर ले गया। और कुछ करने को नहीं होने पर शेन मियामियान ने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। दोपहर 5:30 बजे तक काम करता रहा और रात के खाने के बाद तक घर नहीं लौटा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुई, उसने बहुत से लोगों की निगाहें उस पर खींचीं। व्यस्त ग्रामीणों ने उसे ये पूछने के लिए एक तरफ खींच लिया कि उसके लिए इतने सुंदर कपड़े किसने खरीदे। शेन मियामियान ने पहले से सोचे गए बहाने से इस सवाल को टाल दिया।
झोउ लैनफेंग और झोउ सियू झांग चांगफा के घर पर टीवी देख रहे थे। दूसरों को ये कहते हुए सुनकर कि शेन मियामियान नए कपड़ों में लौट आए है, परी की तरह सुंदर, उनमें से कोई भी अब शो पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और वे जल्दी से घर चले गए। शेन मियामियान को देखकर दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले झोउ सियू थे। दीदी, ये नए कपड़े कहाँ से लाए? उद्धरण चिन्ह। इस समय ईर्ष्या से उसकी आंखें लाल हो गईं। पहले जब दूसरों ने कहा कि शेन मियामियान अपने कपड़ों में परी की तरह सुंदर लग रही थी, तो वह ये सोचकर परेशान नहीं हुई कि वे अतिशयोक्ति कर रहे थे। अब जब उसने इसे स्वयं देखा, तो इनकार करना कोई विकल्प नहीं था। उसे कभी इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि शेन मियामियान एक आकर्षक प्रेत जैसा दिखता है? झोउ सियू के शब्दों से झोउ लैनफेंग वास्तविकता में वापस आ गया। शेन मियामियान को देखकर उसने दांत बींचकर पूछा, क्या तुमने घर से पैसे चुराए हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पोशाक की कीमत दर्जनों युआन रही होगी। शेन मियामियान संभवतः इसे वहन नहीं कर सकता था। उसने अवश्य ही उसके पैसे चुराए होंगे। काम करते समय गलती से मेरे कपड़े और जूते फट गए और मुझे थोड़ी चोट भी लग गई, इसलिए बॉस ने मुझे 2 सेट कपड़ों का मुआवजा दिया। शेन मियामियान ने वह बहाना बताया जो उसने पहले से तैयार किया था। तभी झोउ लैनफेंग ने शेन मियामियान के कान के पीछे बैंड एड को देखा, लेकिन उसे शेन मियामियान की कहानी पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। आपको एक छोटी सी चोट लगी और उन्होंने आपको कपड़े और जूते से मुआवजा दिया? आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हालांकि झोउ सियू शेन मियामियान के नए कपड़ों के 2 सेटों के उल्लेख पर पूरी तरह से अचंभित था। यदि एक सेट की कीमत पहले से ही बहुत अधिक थी, तो वे शेन मियामियान को 2 सेट कैसे दे सकते थे? क्या उनके घर में सोने और चांदी का पहाड़ था? वहाँ के लोग एक दिन में बहुत सारा पैसा कमाते हैं और इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। हालांकि वे अच्छे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये थोक बाजार से दोषपूर्ण सामान हैं, जिनकी कीमत एक पूर्ण पोशाक के लिए 5 युआन से भी कम है। शेन मियामियान ने मौके पर ही एक कहानी बनाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। झोउ लैनफेंग के पास इसका खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं होगा। ये कहा जाना चाहिए कि शेन मियामियान ने झोउ लैनफेंग को खूंटा गाड़ दिया था। शहर में शायद ही कभी जाने के कारण झोउ लैनफेंग को दोषों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। शेन मियामियान को इतने सुंदर कपड़े पहने हुए देखकर वह क्रोधित थी लेकिन असहाय थी। शेन मियामियान पर गौर करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि शेन जियानहुआ की पहली पत्नी शेन मियामियान की जैविक माँ भी ऐसी ही रही होगी, एक लोमड़ी दानव की तरह आकर्षक जिसने शेन जियानहुआ को बहकाया और उसे परेशान करने के लिए ऐसे नाजायज बच्चे को जन्म दिया। अध्याय 319 कौन किससे डरता है? झोउ लैनफेंग के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर शेन मियामियान ने जानबूझकर कहा, माँ, अगर तुम्हें कपड़े पसंद नहीं हैं, तो बस उन्हें वापस दे दो। बॉस ने कहा कि अगर हमें कपड़े नहीं चाहिए, तो हमें 2 युआन सब्सिडी मिलेगी और वह हमारी मजदूरी का भुगतान जल्दी करेगा ताकि मैं खुद नए कपड़े खरीद सकूं। ये सुनकर कि कपड़े लौटाने पर पैसे की सब्सिडी मिलेगी, झोउ लैनफेंग की आंखें चमक उठीं। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और कपड़े उतारो और उन्हें वापस भेजो। झोउ सियू को भी अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। यदि वह उन्हें नहीं पा सकती थी, तो शेन मियामियान को भी नहीं मिलना चाहिए था। उन्हें वापस भेजना अच्छा रहा। लेकिन शेन मियामियान परेशान दिखे। मेरे पास केवल 2 सेट कपड़े हैं। एक सेट पहले ही बर्बाद हो चुका है। अगर मैं इसे वापस कर दूं, तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा और नए खरीदने की आवश्यकता होगी।
इससे पहले कि झोउ लैनफेंग बोल पाती, उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। कपड़ों के एक सेट की कीमत कम से कम 10 युआन होगी। और जूते और भी महंगे हैं। मेरा वेतन सिर्फ कुछ युआन है और यह पर्याप्त नहीं होगा। कल मैं पिताजी को फ़ोन करूंगी और उनसे कुछ पैसे वापस भेजने के लिए कहूंगी ताकि मैं कपड़े खरीद सकूं। ठीक है? उद्धरण चिन्ह। तुममें हिम्मत है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही झोउ लैनफेंग ने सुना कि शेन मियामियान अपने पति से पैसे मांगना चाहती है, वह तुरंत भड़क गई। तो आप क्या प्रस्तावित करते हैं कि हम क्या करें? शेन मियामियान ने असहाय भाव से पूछा, ये रवैया अपनाते हुए कि झोउ लैनफेंग जो भी सुझाव देगा, वह सहमत होगी। झोउ लैनफेंग गुस्से में था। अगर कोई और समय होता तो पैसे मांगते समय वह कुछ शब्द बुदबुदाती और उसका पति निश्चित रूप से पैसे नहीं देता, लेकिन अब उसके पति को नाजायज़ बच्चे के प्रति अपराधबोध महसूस हुआ। अगर नाजायज़ औलाद मांगती तो वह उसे पैसे जरूर दे देता, और अगर नाजायज़ औलाद ने यह मुद्दा उठाया तो उसका पति भी उसे पैसों का प्रबंध न कर पाने के लिए डांटेगा। झोउ लैनफेंग मूर्ख नहीं था। वह इतने वर्षों तक अपने पति के साथ रही थी और उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उसने अपने दांत बींच लिए और सीयू की भविष्य की कॉलेज शिक्षा की खातिर इस छोटे नाजायज़ बच्चे को एक बार गोद लेने का फैसला किया। आखिरकार वह कुछ भी नहीं खो रही होगी। क्या तुमने स्कूल में कुछ नहीं सीखा? क्या तुम गणित नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं जानते कि कौन सा अधिक सार्थक है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने पलक झपकते हुए कहा, तो हम कपड़े वापस नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जाओ चावल पकाओ और मुझे परेशान करना बंद करो, झोउ लैनफेंग चिल्लाया। फिर वापस टेलीविजन की ओर मुड़ गया। वह पहले ही घर भाग गई थी क्योंकि वह अपने शो में तल्लीन थी और उसे डर था कि शेन मियामियान ने कपड़े खरीदने के लिए पैसे चुराए होंगे। वह बहुत आवेगशील थी, भले ही उस नाजायज़ बच्चे में दुस्साहस हो। शेन मियामियान को ये जानने का कोई रास्ता नहीं था कि उसने पैसे कहाँ छिपाए हैं। आंटी, झोउ सीयू अंदर ही अंदर ईर्ष्या से मर रही थी, क्योंकि शेन मियामियान को झोउ लानफेंग को मनाने में बस कुछ ही वाक्य लगे थे। लेकिन झोउ लानफेंग उसका शो देखने के लिए उत्सुक थी और उसने उसकी पुकार भी नहीं सुनी। बिस्तर पर एक बैग देखकर और यह जानते हुए कि इसमें नए कपड़ों का एक और सेट होना चाहिए, उसकी आंखों में लालच की झलक दिखी। कपड़े लेने के बारे में सोचना भी मत, अन्यथा मैं आधी रात को उठूंगा और तुम्हारा सिर गंजा कर दूंगा। तुम्हारे कपड़े कितने भी सुंदर क्यों न हों, वे बदसूरत चेहरे को नहीं ढकेंगे। शेन मियामियान को झोउ सीयू की छोटी योजनाओं को जानने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। नए कपड़ों के 2 जोड़े, क्या आप उन दोनों को भी पहन सकते हैं? झोउ सीयू ने अपने विचारों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया, और वह शेन मियामियान द्वारा अपने बाल काटने से उतनी डरी नहीं थी जितनी पिछली बार थी। यदि तुम मेरे बाल काटोगे, तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी। वह भयभीत होने वाली नहीं थी। वह पिछली बार डर गई थी क्योंकि यह पहली बार था जब शेन मियामियान ने ऐसी बात कही थी। डर था कि शेन मियामियान वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर शेन मियामियान ने उसके बाल काटने की हिम्मत की, तो वह शेन मियामियान के बाल भी काट सकती है। कौन किससे डरता था? शेन मियामियान के मुंह का कोना एक भयावह मुस्कान में घूम गया। अगर मेरे बाल कट जाते हैं, तो भी मैं बाहर जा सकता हूँ और लोगों से मिल सकता हूँ। मुझे वैसे भी इसकी आदत है, क्योंकि मेरे बाल अक्सर काटे और बेचे जाते हैं। यदि आपके बाल काटे जाते हैं, तो क्या आप बाहर जाने की हिम्मत करेंगे? उद्धरण चिन्ह। हालांकि झोउ सीयू केवल 16 वर्ष की थी, फिर भी वह अपने बालों को अपने जीवन के समान महत्व देती थी।
झो सियू को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सका। झो सियू को शेन मियामियान के शब्दों से सबसे ज्यादा ठेस पहुंची। उसने खुद स्वीकार किया कि अगर उसके बाल काट दिए गए तो उसके पास वास्तव में लोगों से मिलने का चेहरा नहीं बचेगा। उसने अपने होंठ काटे और तिरस्कारपूर्वक सूंघा। ये सिर्फ कपड़ों का एक घटिया टुकड़ा है, इसकी परवाह किसे है? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 320। क्या आपका मासिक धर्म चल रहा है? यदि आप इसके लिए उत्सुक नहीं हैं तो मेरे लिए ये ठीक है। रसोई में खाना बनाने के लिए मुड़ने से पहले शेन मियामियान ने उस पर धमकी भरी नजर डाली। झो सियू ने शेन मियामियान के कपड़ों को नाराजगी से देखा, चाहा कि वह उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन शेन मियामियान की चेतावनी को याद करते हुए उसने उस आवेग पर काम करने से खुद को रोक लिया। ये सिर्फ खराब कपड़ों का एक सेट था। एक बार जब वह विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गई, नौकरी पाई और पैसा कमाया, तो वह निश्चित रूप से कई चीजें खरीदेगी जो इससे 100 गुना अधिक महंगी थीं। उसने शेन मियामियान के फटे कपड़ों की परवाह नहीं की, हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन जब उसने बिस्तर पर रखे कपड़ों को देखा और फिर जो उसने पहने हुए थे, उन्हें पहनने में उसे बहुत घिन महसूस हुई। चाची के पास वास्तव में काम करने का एक तरीका था, हालांकि वह उनके प्रति दयालु थी। केवल नए साल के दौरान या जब उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तब वह उनके लिए कपड़े खरीदती थीं। वह हमेशा बहुत बड़े आकार के कपड़े खरीदती थी, बिना इसकी परवाह किए कि वे अच्छे दिख रहे थे या नहीं। केवल सस्तेपन और टिकाऊपन पर ध्यान केंद्रित करती थी। पहले वह सोचती थी कि नए कपड़े डिफ़ॉल्ट रूप से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अब शेन मियामियान को तैयार देखकर वह समझ गई कि वास्तव में क्या अच्छा लग रहा है। झो सियू को ये सोचकर अंदर से बेचैनी महसूस हुई कि उसकी चाची बहुत कंजूस थी। वह केवल उस पर कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने पर जोर देती थी और कभी भी उसे कपड़े पहनने में मदद नहीं करती थी। रात के खाने में उसने अपनी नाखुशी जाहिर की। सियू, खाओ, कुछ और लो, हाल ही में तुम्हारा वज़न कम हुआ है। झो लैनफेंग टीवी देखने के लिए जल्दी से रात का खाना खत्म करने में व्यस्त था और उसने झो सियू के असामान्य मूड पर ध्यान नहीं दिया। चाची, मुझे भूख नहीं है। झो सियू ने न खाने का फैसला करते हुए अपना कटोरा और चॉपस्टिक मेज पर रख दिया। क्या गलत? झो लानफेंग उसके माथे को छूने के लिए आगे बढ़ा। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं बीमार नहीं हूँ। झो सियू ने अपना सिर हिलाया। तो फिर बात क्या है? झो लैनफेंग ने अपना माथा महसूस किया, जो गर्म नहीं था, और वह बीमार नहीं लग रही थी। सियू, अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझसे बात करो, इसे अंदर ही बंद मत रखो। अगर उसने इसे दबाया और इससे बीमारी हुई तो यह उसकी पढ़ाई के लिए बुरा होगा। झो सियू झिझक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बोलना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे शुरू करें, जिससे झो लैनफेंग बेहद चिंतित हो गई। न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अचानक एक प्रश्न पूछ लिया। सियू, क्या यह आपके महीने का समय है? उद्धरण चिन्ह। झो सियू उस वर्ष 16 वर्ष की थी और हर हिसाब से उसे अब तक यह मिल जाना चाहिए था। कुछ लड़कियों को ये 12 या 13 साल की उम्र में मिलता था। नहीं, झो सियू का चेहरा तमतमा गया। चाची, आप क्या सोच रही हैं? उद्धरण चिन्ह। तो फिर यह क्या है? चलो, इसे उगल दो, झो लैनफेंग ने आग्रह किया। वह स्वभाव से अधीर थी और लोगों को इधर उधर पीटना बर्दाश्त नहीं करती थी। झो सियू ने चिल्लाते हुए कहा, चाची, मेरे कपड़े इतने पुराने हो गए हैं कि वे फीके पड़ गए हैं। स्कूल में मेरे सहपाठी हमेशा मेरे बदसूरत और फटे कपड़ों के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे।
कहते थे कि मेरे माता पिता को मेरी परवाह नहीं है। मैं एक भीख मांगने वाले बेघर बच्चे की तरह दिखता हूँ। इतना कहने के बाद उसने आत्मदया प्रदर्शित करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे वह विशेष रूप से दयनीय लग रही थी। किसने कहा कि झो लैनफेंग का गुस्सा भड़क गया। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। मैं उसका मुंह फाड़ने जा रहा हूँ। वे वही हैं जो बेघर बच्चों से भीख मांगते दिख रहे हैं। हालांकि उसके भाई और भाभी को वास्तव में झो सियू की ज्यादा परवाह नहीं थी। झो लैनफेंग को थी। झो सियू के प्रति उनका स्नेह किसी भी माता पिता से अपने बच्चे के प्रति कम नहीं था। आप ऐसा कहने के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते, झो सियू ने निराशा के साथ कहा। मेरे कपड़े सचमुच थोड़े घिसे पिटे हो गए हैं। उनमें छेद और पैच हो गए हैं, और वास्तव में वे कुछ वैसे ही दिखते हैं जैसे एक भिखारी पहनता है। तुम्हारे कपड़े घिस गए हैं? पाबंद लगे हुए? उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग हैरान था। उसने झो सियू को कभी भी फटे हुए कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी थी। वह उन्हें खुद भी नहीं पहनती थी। इसके बजाय हमेशा सियू के लिए नई खरीदती थी। हाँ, झो सियू ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और साइड सीम पर सिल दिया गया एक पैच दिखाया। ये कब हुआ? आपने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग को अपराध बोध की टीस महसूस हुई। हाल ही में झो सियू को स्कूल ले जाने के अलावा वह टीवी देखने में व्यस्त थी, और उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी भतीजी के कपड़े फटे हुए थे।